नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग इस समय अपने NCERT जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का है उन सभी को जो है यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो राजनीति विज्ञान है इसका चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं और ये इस समय जो चल रहा है ये चैप्टर नंबर 2 है, विविधता एवं भेदभाव। ये इकाई 1 के अंतर्गत उसमें कई इकाइयों में बांटा गया है। उसमें इकाई 1 में जो है विविधता एवं भेदभाव है। आज इसका 3rd पार्ट है। इसके आगे के 2 भाग देख लिए। चलते हैं, देखते हैं कि आज आखिर जो भाग 3 में है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और इस किताब से हमें क्या और सीखने को नया मिलता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का। देखिए, इसमें हम लोग अभी तक विविधता की समझ जो पहला टॉपिक है, पहला अध्याय, वो ख़त्म कर चुके हैं और आज आपका ये जो 2nd नंबर है विविधता एवं भेदभाव, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 2nd इकाई है सरकार, ये हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे क्रम से सब पूरा खत्म करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या अभी तक का पढ़ा था। जैसे पढ़ने की बात करते हैं तो विविधता एवं जो भेदभाव है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि हम जैसे कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं। इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने पूर्वाग्रह देखा था, मतलब पहले की जो धारणा होती है विचार में आपके मन में बसी हुई, उसको देखा था। जैसे ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बारे में लोग अक्सर क्या सोचते हैं, उस सोचने के तरीके को हम लोगों ने देखा था। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें लड़की और लड़के के मध्य जो समाज में भेदभाव है उत्पन्न है, उसको देखा था कि आखिर ये भेदभाव क्यों होता है और किस धारणा के अंतर्गत होता है। इसमें कई सारी बातें दी गई थी जिनको हम लोगों ने लड़का और लड़की सेक्शन में अलग अलग बांटा भी था। ये हमारे पहले के जो पार्ट हैं उसमें ये हम लोगों ने अभी तक किया था। और ये था कि 3 दिव्यांग बच्चे दिए गए हैं, वो बच्चे क्या सोचते हैं और उसकी तरह से लोग क्या बातें करते हैं इस पेज में, और ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद जो हम लोगों का 2nd वीडियो था, इसमें हम लोग ने अच्छे से रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं इस चीज़ को देखा था कि आखिर रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। ऐसी धारणाएं जो पक्की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा, हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने असमानता एवं भेदभाव देखा था कि आखिर असमानता और भेदभाव होता क्या है, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके साथ ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में देखा था और उसके साथ में उनके साथ घटित, जब वो 1901 में 9 साल के थे तब उनके साथ जो घटना घटी थी वो इस रेलवे स्टेशन वाली, उनको हमने देखा था। अब आज हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे समानता के लिए संघर्ष। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज का। अभी तक हम लोगों ने इसके ऊपर जैसे कि क्या था, आपको होमवर्क के रूप में ये दोनों चीज़ें दे दी गई थी, आपको ये लिख के हमें भेजना था। भेजने के लिए आप GS स्टडी 38 पे भेज सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप भेज सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि जो समानता के लिए संघर्ष है आखिर इसमें क्या है और क्या हमें इसमें ध्यान रखना है। तो भेदभाव हम लोगों ने समझ लिया, पूर्वाग्रह समझ लिया और असमानता भी समझ लिया। अब समानता के लिए संघर्ष को देखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और इसमें देखेंगे कि क्या खास है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी, यहाँ से प्रारंभ होता है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। इसमें क्या कह रहा है कि जब ब्रिटिश सत्ता जब 1600 ईस्वी में यहाँ पे आती है, इसके बाद 1947 तक का वो यहाँ पे शासन करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे संघर्ष थे उसमें समानता का जो व्यवहार है इसके लिए भी संघर्ष शामिल था या संघर्ष किया गया था। जैसे कि आगे दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। मतलब जो ये चाहे लेडीज़ की बात करते हैं, चाहे दलित की बात करते हैं, जनजातीय लोगों की बात करते हैं या किसान के बारे में, जो भी भेदभाव था या गैर बराबरी थी या असमानता थी उसका अनुभव किया और साथ ही में उसके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार, यहाँ पे क्या मतलब महिलाएं मांग रही हैं कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। ये पहले स्टार्टिंग है। अब देखते हैं जैसे कि इसमें आगे क्या है।
तो इसमें जैसे एक चीज़ यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है, ये आपसे सुझवा रहा है कि आखिर क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण से सोच सकते हैं। जैसे दलित के अलावा बात कर रहा है, दलित के साथ नहीं, कुछ अन्य जहाँ पे भेदभाव होता हो। कभी कभी उच्च वर्गीय लोगों के मध्य भी भेदभाव किया जाता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आपको थिंक करना है और लिखना है, साथ में उन तरीकों पे भी चर्चा करना है जिनसे खास जरूरत है लोगों के साथ भेदभाव किया जाए। मतलब ये तरीका पूछ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपने आइडिया देना है कि किसी के साथ कैसे भेदभाव हो सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया है। मतलब जो संविधान लिखा गया है, जब देश आज़ाद हुआ तो उन लोगों को ये आइडिया था पहले से। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। मतलब जो संविधान में ऐसी चीज़ें रखी गई हैं वो इसीलिए रखी गई कि सभी लोग एक बराबर माना जाए। समानता के लिए एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी के एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार। देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हों। देखिए यहाँ से जैसे हम लोग मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये एक मूल अधिकार है। अगर आप यहीं पे इसको ऐड कर लें तो ये मतलब एक तरह से आवश्यक चीज़, जो आवश्यक होती है उसी को मूल में रखा गया है। तो क्या है, समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। मतलब ये क्या हुआ, तो अस्पृश्यता, आपसे प्रश्न जैसे बहुत बार पूछा था कि अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे किया गया, तो आर्टिकल 17 सभी लोगों को याद है, लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है और आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इस चीज़ को जरूर डालेंगे। ठीक है, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, सभी को अवसर की समता के बारे में बात कर रहा है। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली, आगे देखते हैं, डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ये मतलब संविधान जिसने बनाया, संविधान का निर्माणकर्ता को ये चीज़ें ध्यान थी और ये सरकार पर भी प्रेशर डाला गया। जैसे कि DPSP हम लोग पढ़ते हैं, नीति निर्देशक, तो उसमें भी कई चीज़ें शामिल की गई। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी मूल अधिकार में है। अगर आप जब हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, एक धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। मतलब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये टैकल हो जाता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार का धर्म निरपेक्ष है या कैसी है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ये उसका उत्तर होता है। कि बहुत सारे लोगों ने गलत करते हैं इसमें कि आखिर धर्म निरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो वो यहीं से आप उत्तर उसका लिख सकते हैं कि सरकार क्या है, तो सरकार सभी धर्मों को एक बराबर मानेगी या फिर एक समान मानेगी, वो किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देती है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और इसे हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये यहाँ पे हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है।
अगर हम देखें तो ये सब जो किया गया इसके बाद भी अगर देखा जाए तो आज भी ये समानता मौजूद है। समानता का वह मूल्य जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले बहुत कदम जरूरी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया भारत का संविधान, यह उद्देशिका है, भारत की उद्देशिका, जिसमें हम भारत के लोग, यहाँ से प्रारंभ होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके, तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये हमारी उद्देशिका। जब हम लोग पढ़ेंगे वैसे भी एनसीईआरटी की हर किताब पे पहले पेज पे उद्देशिका होती, तो हम ये करेंगे जब भी हम लोग अपना ये स्टार्ट करेंगे वीडियो, हर वीडियो में हम लोग एक बार ये उद्देशिका को जो पढ़ लेंगे। ये हम लोग कल से करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। इसमें ये चीज़ हो गई। हम लोग बढ़ते अपने अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तो देखिए जो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहीं तक का थी कि अब यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आगे दिए गए हैं अभ्यास के रूप में, इनको आपको करना है। अब करना है तो करने का मतलब करना है तो करना है, इसमें कोई आप इफ बट नहीं लगाएंगे। चलते हैं देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो दो कॉलम दिए गए हैं इसमें आपको मिलान करना और रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है इस पर भी आपको चर्चा करना है। चर्चा करके आपको उसका आंसर हमें भेजना है। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, अब मोबाइल पे फ़ोन करके आगे क्या, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अनंत पूरा हुआ, अपनी बेटी से बात की जो उस समय स्कूल से लौट आई थी, पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया, दमा का पुराना मरीज है। तो देखिए मिलान करना, दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे, दो डॉक्टर खाना खाने बैठ गए, उसमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके आगे क्या किया, ठीक है, वो भी हम मिलाएंगे। अगला देख लेते हैं। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर क्या हुआ, मंच पे क्या करने जाएगा, तो मंच पे पुरस्कार लेने जाएगा, ठीक। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक कौन है, ये आपको बताना है। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, आगे आपको बताना है कि आखिर क्या इसका सही होगा, ठीक। तो ये भी आपको करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपसे जैसे हम लोगों ने अभी लड़के और लड़कियों के बीच में भेद को हम लोगों ने देखा था, और रूढ़िबद्ध धारणा के कारण जो है एक लड़की अपने माँ बाप के लिए बोझ होती है, इसको हम लोगों को कम से कम 5 प्रभावों को लिखना है और किस तरह से प्रभावित होती है उसको भी लिख के आपको देना है। अगले चलते हैं। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। जो भारत का संविधान है ये तो हम लोगों ने अभी जो लास्ट वाला पेज पढ़ा उसमें इस चीज़ का पूरा उत्तर दिया गया है। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है, और इसके बारे में भी आपको बताना। देखिए जब अगर आप कक्षा 6 में ये सारी चीज़ें थिंक करने लगेंगे तो जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे कोई प्रश्न आपको नहीं भी पता होगा और आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग उस हिसाब से ढल चुका होता है। आगे देखते हैं। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, ऐसे में अक्सर कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा में 2 समूहों में बांटिए, प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करें कि दी गई परिस्थिति में वो क्या करेंगे। आगे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं और बात कहा गया है कि आपको अपने क्लास को समूहों में बांटना है और इस पर चर्चा करना कि आखिर इन परिस्थितियों में क्या करेंगे। जैसे गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति एक दोस्त है जो आपका गरीब है और उसको आपके सहपाठी चिढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, उसमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त टिप्पणी करता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं वह गंदी है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्लासरूम क्या करेगा, कैसे करेगा। देखिए ये कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डेवलपमेंट कराता है, लेकिन हाँ इस तरह से जिस तरह से दी गई इस तरह से यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर पढ़ाया जाए तो इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन पे। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई
आपको चुटकुला सुनाता है तो क्या करेंगे, लड़के हम लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। लड़कियों के खेल होते हैं, कुछ लड़के खेल सकते हैं, कुछ लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, तो उसकी तरह भी मजाक उड़ाया जाता है। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए। तो ये जो हमारा आपका चैप्टर था विविधता, तो ये हमारा समाप्त हुआ। ये इकाई 1 का चैप्टर नंबर 2 था जो पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है और इसका हम लोग एक अभी तो नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ ये वीडियो जैसे हो चुका है, अगले नेक्स्ट वीडियो से जब आएगा तो हम लोग एक छोटे छोटे बिंदु भी आपको दे देंगे ताकि आपकी चीज़ें और अच्छे से डेवलप हो सकें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम का GS Study 387 यूजर नेम है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो GS Study 38 टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। आप मैसेज डालिए, हम आपका जवाब देंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।